कोई मजलिस होती है, हम तो सवाल का खुला मौका देते कि जिसको सवाल करना है करो, जो टॉपिक बयान किया उसके बारे में। लेकिन आम तौर से हमारा ये मजमा सवाल करने में भी शर्माता है, सवाल करने में भी शर्माता है। बद्दौन बच्चे के विरते पूछो। अब अभी यहाँ से ख़त्म करके मैं बाहर निकलूँगा ना, मुल सब मारो एक सवाल से, मुल सब मारो एक सवाल से, मुल सब मारो एक सवाल। तो ये चीज़ मजमे में पूछते हुए क्यों शर्म आती है? हालांकि आपने एक बात पूछी है और इसका हो सका मैंने जवाब दिया, बाकी 100-150 लोगों का फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या बात पूछनी है, कैसे पूछनी है, सबको नहीं आता है। किसी को पता ही नहीं है कि इस सिलसिले में मुझे सवाल करना चाहिए, और आपने सवाल कर दिया, उसका भला हो गया, उसका फ़ायदा हो गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में यही तो होता था कि सवाल करने वाले कुछ ही होते थे और ज़्यादातर बाहर के होते थे। वो सवाल कर लेते थे, फ़ायदा सबका हो जाता था। तो इसलिए अगर पार्टनरशिप के हवाले से किसी का सवाल हो तो बता सकते हैं, वरना फिर हम इंशाअल्लाह मजलिस को इख्तिताम तक ले जाएंगे। एक सवाल है, मैं खुद ही सवाल करता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। आप पता नहीं आपके यहाँ वो चीज़ है कि नहीं, वरना बहुत सारे शहरों में ये चीज़ चली हुई है। पैसों की ज़रूरत है तो पैसों की ज़रूरत के लिए जहाँ अपनी दुकान मकान है उसके किराएदार के पास से पैसे लिए जाते, जिसको डिपॉजिट बोलते हैं कि भाई अपनी दुकान तमारे जोड़े भाड़े छे, 7,000 रुपया भाड़ું ચાલે છે, મને 8 લાખ રૂપિયાની જરૂરત છે। વર્ષોથી તમારો ધંધો આમાં ચાલે છે, તમારે ખરીદવી હોય તો તમે કહી દો દુકાનની કિંમત છે 35 લાખ રૂપિયા, ન તો મને પૈસાની જરૂરત છે, હું આગળ વેચી દઈશ। જરૂરત છે 8 લાખ રૂપિયાની જ, જો તમે 8 લાખ રૂપિયા મને કરી આલતા હોય તો એ પૈસા મારા જોડે રહેશે, મારું કામ પતી જશે 3-1 વર્ષમાં, तो पैसा तमने पाछा आपी दईश। त्यार सुधी भाड़ू 7,000 जगह 500 रुपया। होता है ऐसा तुम्हारे? जी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो ये सवाल आपके मन में पैदा नहीं हुआ? आप कहोगे कि मौलवी साहब आ तो व्याजनो ने सूदनो सवाल है, तमे पार्टनरशिप ना कीधुं तो अमे केवी रीते करीए? तो उन्वान तो सूद का भी था, लेकिन एक में ही बहुत देर हो गई तो मैंने सूद के बारे में मुख्तसर बात कर ली। खैर, उसका जवाब यह है कि भाई आपने 8 लाख रुपये दिए दुकान मालिक को, उसके नतीजे में जो किराया कम हुआ 7,000 के बजाय सीधा 500 रुपया हो गया। 6,500 रुपये जो किराया माइनस किया है, ये हर महीने 6,500 रुपया आप सूद खा रहे हैं। 8 लाख रुपये का आप सूद खा रहे हैं। अब आप कहते हैं कि यार सालो धंधो करूँ छूँ, मेहनत करूँ छूँ, पण कशुं बचतुं देखातुं केम नथी? तो कहाँ से दिखेगा? कमाई थाय छे आटली नहीं, मम्मी डॉक्टरों ने हालवा पड़े छे, ओए हालवा पड़े छे, शुं करीए? तो ये तो सूदी सिस्टम है, ये सूद चल रहा है। मूल साहब एना वगर तो ये दुकान खाली कराई देशे, मारो वर्षोनो जामेलो धंधो शुं करूं? ये सवाल पैदा होता है। 8 लाख ना आलू तो ये खाली कराई दे, बीजा कोकने वेची मारशे, तो मारा तो नवेसरथी धंधो फरती एकड़ो गुटवानो थाय कि नहीं? तो आनु करवुं शुं? अब ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी मुफ्ती साहब लोगों की। हम कहते हैं ना, ये दम दुरूद वाले नहीं है, ये आपको बताएंगे कि इसका सिस्टम क्या है। 2 तरीके इसके हो सकते हैं, इसको जायज़ बनाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि 8 लाख रुपये उसको दे दो कि भाई तू अपना काम कर ले, किराया जो है वो मैं देता रहूँगा, जब तेरा काम निमट जाए तो कर देना वापस।
तो ये तो मौलवी साहब अमन भी समझ में आवत पण एम आपड़ो फायदो होंगे 8 लाख रुपया ना हलवा पड़े 8 लाख का स्वभाव मिलेगा तुम्हें कर्ज देने का। कर्ज देने का बड़ा स्वभाव होता है। कर्ज हसना किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए देने का कितना स्वभाव है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने आकर मुझे बताया कि जन्नत में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? जन्नत में लिखा हुआ है कि सदक़े का सवाब 10 गुना होता है और कर्ज़ हसना का सवाब 18 गुना होता है। 8 लाख रुपये तुम उसको ऐसे ही दे देते हैं भाई लई जा पाछा भी नहीं जोईता, तो 10 गुना सवाब। और 8 लाख रुपया लई जा काम पूરું થાય તાર પાછા આપી જજે 18 ગણો सवाब। तो सवाब कोई कम चीज़ है, लेकिन नज़र यही जाती है कि आपला पैसा ज्ञान फायदो शू थयो। जो गैरों का जहन है ना कि पैसा निकळ्या आपला हाथमां थी, भले दोस्त पासे गया कि पड़ोसी पासे गया कि भाई जोड़े गया, फ़ायदो शू थयो। गैर ऐसा सोचता है। गैर अपने बाप को भी पैसे देता है तो कैलकुलेशन सूद का करता है। तो पहला सिस्टम यही है कि उसको दे दो, किराया जो है वो चलता रहेगा, सवाब मिलेगा हमें। उसका काम निकालने की वजह से कारोबार में इतनी बरकत होगी ना कि उसके 7,000 किराया देने के बाद भी बहुत कुछ बचेगा। उन सब आ तरतीब तो थोड़ी गड़े नहीं उतरती। बीजी को आप बताओ, दूसरी तरतीब देख लो। वे 35 लाख रुपए की दुकान है, चल आज सौदा ही कर देते हैं। तुझे 8 लाख रुपया चाहिए ना, 35 लाख की दुकान है, आज सौदा कर देते हैं। बोल कितनी कीमत लगाएगा? ले दे के 30 लाख रुपये कीमत नक्की की, 30 लाख रुपये कीमत, 8 लाख रुपये अभी पकड़ो इसके, 8 लाख रुपये अभी पकड़ो। 8 लाख की जितनी दुकान है उतना हिस्सेदार में हो गया। बाकी की 22 लाख की दुकान का जितना परसेंटेज है उसका हिस्सेदार तू हो गया। मेरा हिस्सा जितना है उसका मैं किराया नहीं दूंगा, किसका? तो मैं मालिक हूँ। 22 लाख के हिसाब से तू हिस्सेदार है, उतना किराया दूंगा। किराया कम हुआ कि नहीं हुआ? जायज़ तरीके पर। और अब बाकी के जो 22 लाख है, इसमें से मैं जैसे जैसे मेरी सहूलत होगी लाख रुपये देता जाऊंगा, हिस्से खरीदते जाऊंगा। हर 2 महीने पर लाख रुपये दूंगा, हिस्सा खरीदूंगा ज़रा। हर 2 महीने पर लाख रुपये दूंगा, हिस्सा खरीदूंगा। इस तरीके से मेरे हिस्सा बढ़ता जाएगा दुकान का, उतना किराया कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे 30 लाख रुपये पेमेंट हो गया है, अब दुकान पूरी मेरी हो गई, अब किराया भी नहीं है। मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? जायज़ तरीक़े पर। तो ये था एक सवाल जो मेरे मन में आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया। आपके पास कोई सवाल हो तो बता दो जी। अच्छा, मौजूदा दौर में पार्टनरशिप का एक नया अल्फाज एमएनसीज ने निकाला है, बिग कॉर्पोरेट में, इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। तो फ्रेंचाइजिंग में वो लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, पहले महीने से एक अमाउंट आपको फिक्स दी जाएगी, या तो 7% ऑफ रेवेन्यू, विच एवर इज हायर। 7% ऑफ रेवेन्यू या कैपिटल जनरेशन ऑफ द सेल्स जी। फ्रेंचाइजिंग वर्ड में क्या होता है कि जैसे मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी है, वो आपके शहर में शॉप खोलेगा, आप फर्नीचर करके दोगे, उसके सामने वो आपको डिपॉजिट देते हैं। अब उसके अंदर बिजनेस करने वाला क्या कहता है कि भाई ये बिजनेस तो 6 महीने बाद चलेगा, मैंने अभी पैसा लगाया उसका क्या? तो वो कंपनी ऐसे ऑफर करती है कि हम आपको 25,000 मुनाफा फिक्स देंगे, या तो 7% ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी सेल्स होगा उसका 7%, दोनों में से जो हाई होगा वो देंगे। ये तो पहले से डील के अंदर ही ये शामिल है कि 25,000 फिक्स देंगे। हाँ, विच एवर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो शामिल है ना डील में कि 25,000 या 7%, दोनों में से जो कुछ हाई होगा वो मिलेगा। तो डील में ही गलत बात शामिल है ना। फिक्स प्रॉफिट की जो बात है ये डील में ही शामिल है, और जिस सौदे के अंदर ही, डील के अंदर ही ये चीज़ शामिल हो तो वो सौदा कैसे सही हो सकता है? तो उसकी तरतीब थोड़ी चेंज हो जाए तो सही हो सकता है, लेकिन कंपनी वाले भी जल्दी से सही नहीं करते उनके रूल्स। ज़्यादातर बड़े कॉर्पोरेट से जी फ्रेंचाइजी उनमें अभी यही चल रहा है, ज्वेलर्स में भी यही चल रहा है। लेकिन सब कंपनियों की स्ट्रेटेजी सेम नहीं होती। इसमें जिसकी
हमारे रूल्स के एतबार से सही हो उसकी फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं जी। और सवाल है किसी का कोई? मेरे पार्टनरशिप के अलावा सवाल है, ठीक है करो, जवाब मुझे लगेगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो हवाला दे दूंगा आपको जी। वेबसाइट वगैरह जो एक्ट्रेस से प्रमोट करवाना, एक्टर हो एक्ट्रेस से प्रमोट करवाना, ये जी एडवर्टाइजमेंट का मसला है ये, कि आप अपने कारोबार को या अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को आप एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, उसका इश्तिहार करवाना चाहते हैं और उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस या किसी मॉडल के चेहरे को, यही सवाल है ना जी। तो इसका जवाब तो आपका दिल ही आपको दे देगा कि शरीयत ने इश्तिहार और एडवर्टाइजमेंट को तो जायज़ कहा है कि आप अपना कारोबार उसका इश्तिहार कीजिए, लेकिन तरीक़ा जायज़ होना चाहिए। अब जो एक्टर और एक्ट्रेस होंगे तो वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो आप समझ सकते हैं। उसमें भी अगर औरत है तो उसका तो चेहरा दिखाना ही गलत है, आपके बिज़नेस में उसका चेहरा दिख रहा है तो ये नाजायज़ है। और मर्द भी होता है तो उसमें उसकी अपनी अदाएँ बेहयाई की तरफ ले जाती है और बैकग्राउंड में म्यूज़िक शामिल होता है तो ये फिर नाजायज़ बन जाती है चीज़। तो एडवर्टाइजमेंट कीजिए अपने कारोबार की, बहुत कीजिए, लेकिन तरीक़ा जायज़ होना चाहिए, जायज़ तरीके के लिए। अच्छा, जब ये बात निकल ही गई है तो एक बात जो मुझे बहुत खलती है, पता नहीं आप लोगों को खलती है कि नहीं खलती, और जब भी मैं देखता हूँ तो मैं इस सिलसिले में कहने में पीछे नहीं हटता। जैसे कि आप लोगों के आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, इसमें आप अपने अपने कारोबार की तशहीर करते ही है कि भाई मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल में स्टेटस पे लगाता हूँ, जूते की दुकान है तो जूते लगाता हूँ, अत्तर परफ्यूम ड्राई फ्रूट है तो वो लगा देता हूँ, जो है उसके में अपने खुद के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैं इसकी तशहीर करता हूँ। तो उसमें आप लोग भी देखते होंगे सब तशहीर करते हैं, लेकिन तशहीर करने में शरीयत की जो मना करदा चीज़ें उसको शामिल कर देते हैं, जिसके नतीजे में काम नाजायज़ हो जाता है। जैसे जूता रखा हुआ है आपकी दुकान का, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक शामिल कर दिया है। तो जूता दिखाना तो सही था कि हम ऐसे ऐसे जूते भी बेचते हैं, लेकिन फ्री में म्यूज़िक सुनाने का गुनाह आपको मिलेगा। इसी तरीके से कि आप मोबाइल बेच रहे हैं और मोबाइल दिखा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी है और किसी मोहतरमा साहिबा का चेहरा भी लगाया हुआ है, तो मोबाइल की आप तशहीर कर सकते थे, लेकिन ये दो चीज़ें गलत शामिल हो गई। तो ये बहुत चलता है और हमारे लोग इसमें रोकते क्यों नहीं हैं? लेके बैठेंगे, जब फ्री पड़ेंगे सबके स्टेटस चेक कर रहा है और स्टेटस पर जैसे दबाया और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है, औरतों की तस्वीरें आ रही है और ये साहब मज़े से देख रहे हैं। इनकी रूहानियत ख़राब क्यों नहीं होती? हालांकि म्यूज़िक कानों में पड़ने की वजह से तो ईमान ख़राब होता है, निफाक पैदा होता है, मुनाफिकपना पैदा होता है। अलग़िनाउ युम्मितुन निफाक कमा युम्मितुल माउ ज़रा, कि जैसे ज़मीन में पानी डाला जाता है तो घास उगाती है ना, ऐसे ही कानों में म्यूज़िक जाता है तो दिल में निफाक पैदा होता है। निफाक का मतलब समझते हैं? दो मुंह वाला, इसको ये बात करता है उसको ये बात करता है, ज़ाहिर कुछ है बातिन कुछ है, जिसकी आजकल हमारे लोगों में भरमार है। और ये सब कहाँ से रहा है? ये ऐसे म्यूज़िक जाने अनजाने में इरादापूर्वक या गैर इरादापूर्वक जो म्यूज़िक कानों में जाता है, इसका नतीजा है। तो स्टेटस पर और स्टोरी पर या ऐसे ही जो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप एडवर्टाइजमेंट करते अपने अपने कारोबार की, तो उसमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है? गिरवे मकान लेવું, दुकान लेवी के खेतर लेવું અને એના ઉપર જે આવક થાય એ કઈ રીતની ગણાય? गिरवे पर आवक? અડાણું લીધું અને ભાઈ ભાડે આપી દીધું કે કોઈને વાવા આપી દીધું। अच्छा, यानी आपने મારી પાસે પડ્યા किसी को पैसा दिया। हाँ, मैं आपका सवाल पहले लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर सवाल एक्सप्लेन करने में कुछ रह जाता हो तो आप बता देना। कि इनका सवाल ये है कि मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, किसी ने मेरे पास पैसे उधार मांगे और मैंने कहा कि सेफ्टी के तौर पर, गिरवे के तौर पर या आपकी ज़बान में अडाना के तौर पर मकान दुकान कुछ भी रख दे। उसने रख दिया मकान दुकान, वो पैसे ले गया। अब इस मकान दुकान को आप किराए पर चढ़ा रहे, उसका किराया खा रहे हैं, या आप खुद वहाँ रहने चले गए, तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद है। गिरवे के तौर पर जो चीज़ हमारे पास आती है उससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। उससे फ़ायदा उठाना तो वही सूद है ना। पैसे देकर आप उस पर हर महीने इंटरेस्ट लेते, जैसे ये सूद है, ऐसे ही उसका घर रखा हुआ है, उसको किराए पर देकर उसका किराया खा रहा है, तो ये भी तो सूद ही तो है। तो ये जायज़ नहीं है। उसके जायज़ करने की भी तरतीब है। ये मुफ्ती साहब लोग हैं, इनको पूछ लेना। ना ना આપણે કરવો નહીં जी પણ આ તો नहीं हो सकती है। देखो ज़रूरत पूरी हो और जायज़ तरीके पर होती हो तो आपको क्या हर्ज है ना। तो इसके लिए मुफ्ती साहबों को पूछ लेना, ठीक है। શું આ ક્રેજ ચાલ ચાલે હારી રીતે। जी जी, ये बात भी बहुत चलती है। अब किसी का कोई सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सबका अंदर का एक सवाल है कि मौलवी साहब बहुत ही हुआ पूरू करो, है ना। ठीक है मुफ्ती साहब, ख़त्म कर दो, जो कुछ कहने का, ऐलान करने का, दुआ हुआ करने की तरह।